सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर आया हूँ, ये कुंडली आई है शिवनी मध्य प्रदेश से। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस कार्यक्रम में जो विश्लेषण जन्म कुंडली का होता है, इसमें मैं आरंभ में सबसे पहले मनुस्मृति की बात बताता हूँ और उसके बाद पंचांग और फिर उसके बाद कुंडली विश्लेषण पे आता हूँ। तो बताता हूँ सबसे पहले मनुस्मृति की बात, जिसमें भगवान मनु ने ये बात कही, ये सूत्र दिया। किसको दिया? शिक्षक और शिष्य को। अयोग्य शिष्य जब किसी अयोग्य शिक्षक से विद्या अर्जित करता है या करेगा तो उसकी विद्या किसी काम की नहीं रहेगी। मनुस्मृति में बात आती है। क्या अर्थ निकला कि जब कोई व्यक्ति शिक्षा देने के योग्य नहीं है और अगर वो सिर्फ जीविका के लिए या किसी भी तरीके से, गलत तरीके से किसी को पढ़ा रहा है, सिखा रहा है, समझा रहा है, तो उस व्यक्ति को, जिसको वो शिक्षा दे रहा है, उसकी शिक्षा न तो उसे प्रतियोगिता परीक्षाओं में पास करने के योग्य बनाएगी और ना ही वो उस शिक्षा का लाभ उठा पाता है। पेट तो भर लेगा पर उससे उसका कल्याण नहीं होता। शिक्षा कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है और वो आपको, शिक्षा का अर्थ ये नहीं कि बुकिश नॉलेज हो जाए और फिर आप पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, जबकि वस्तुतः ये आपके मानसिक उत्थान की परिचायक भी होती है। तात्पर्य ये है, यहां भगवान मनु ने बात कही कि अयोग्य व्यक्ति को कभी भी गुरु के द्वारा शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, या गुरु जो अयोग्य है, जो किसी को शिक्षा देने के योग्य नहीं है, उसके द्वारा कभी भी पाठ पढ़ाया और पढ़ना नहीं चाहिए। शायद यही कारण रहा होगा कि द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य को शिक्षा ग्रहण करने से या देने से मना कर दिया होगा। आइए अब आपका परिचय इनके पंचांग से करा देता हूं। इनका जन्म जैसे भी हुआ, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और कर्ण जो होते हैं वो व्यक्ति को बहुत ही छोटे नहीं, छोटे से बढ़ा करके बड़े स्तर पे प्रभावित करते हैं। और हमारे यहाँ भारतीय सनातन संस्कृति में तो हर एक चीज का मुहूर्त लक्षण बताया गया है, मुहूर्त साधन बताया गया है। आप लोगों को मैं कितनी बातें कहूं, हर बार मैंने किसी न किसी तरीके से हर बार आप लोगों को मुहूर्त साधन के बारे में अवश्य ही चर्चा की है, जिसमें चंद्रमा के बारे में बात की है कि एक चंद्रमा अगर व्यक्ति की कुंडली में पापक बन जाए तो व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को प्रभावित करता है। फिर वो सिर्फ एक चीज को प्रभावित नहीं करता, आपके धन को, आपके मन की गति को, आपके चिरंतन सुख को, आपके मानसिक शांति को, आपके उद्वेगीपन के स्वभाव को, आपके शांतिप्रद होने के प्रभावों को, आपके उच्च श्रृंखल होने के प्रभावों को, आपको कमजोर, आपको मजबूत, आपके स्वास्थ्य, आपकी चिंता, आपकी व्यग्रता, आपकी उग्रता, सबको चंद्रमा ही प्रभावित करते हैं। और उसके अतिरिक्त अगर बात करें तो मुहूर्त साधन में तो यहां तक बात आती है कि ये छोड़ो, आपको मैंने अभी कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम में भी बात बताई थी कि बीजारोपण का मुहूर्त है। बीज कब रोपा जाए जमीन में, भूमि में, कब बीज गेहन किया जाए, आधान किया जाए, उसका भी। गर्भ आधान कब हो, गर्भ का आधान कब किया जाए, गर्भाधान का इतना बात बताऊं मैं आपको। हमारी सनातन सभ्यता संस्कृति में, सनातन शास्त्रों में गर्भाधान के भी मुहूर्त बताए गए हैं। इतना ही नहीं, गर्भाधान के मंत्र बताए गए हैं। गर्भाधान के मुहूर्त के साथ गर्भाधान के मंत्र बताए गए हैं। मैं अभी सोच रहा हूं कि फिलहाल जल्दी से एक गर्भाधान संस्कार के ऊपर एक कार्यक्रम बना दूं। आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा चैनल के, वहां 16 संस्कार से संबंधित कार्यक्रम बनाए गए हैं, है ना। गर्भाधानम पुंसवनम सीमंतो जात कर्मच, ऐसे करके 16 संस्कार पे मैंने अलग अलग संस्कारों में पूरी संस्कार की पद्धति और विधि बताई है। और बिना संस्कार का अगर कोई जातक जन्मा होता है तो वो एक्सीडेंटल होता है। जैसे कहा था ना, किसी प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक्सीडेंटल हिंदू। तो आजकल जितने भी लोग पैदा होते हैं जो मुहूर्त के द्वारा, मुहूर्त से जिनका कोई लेना देना नहीं है, जो संस्कृति से बिल्कुल ही विमुख हैं, जो धर्म से बिल्कुल विमुख हैं, जो ग्रंथ से बिल्कुल विमुख हैं, उनमें निश्चित रूप से वो एक्सीडेंटल ही हैं। उनका जन्म एक्सीडेंट से हुआ है, बस यूं हो गया। कोई साधन नहीं, कोई साधना नहीं, कोई तपस्या नहीं, कोई मुहूर्त नहीं, बस वो ऐसे ही हो गए और भोग की इच्छा प्रबल होने से ही मात्र हो गए।
फिर वही बच्चे आगे चल करके भविष्य में किसी काम के नहीं रहते और उनके ही माता पिता को वृद्धाश्रम में जाना भी पड़ता है। इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, ये सामान्य बात है। तो आइए विषय पे लेके आता हूं। सबसे पहले इनका जन्म तो होता है भाद्रपद माह में। जन्मे लोग बड़े ही स्पष्ट और सुंदर होते हैं, मन उनका बड़ा श्रेष्ठ होता है। दक्षिणायन में जन्मे होने से आत्मविश्वास की कमी होती है। अब यहां आत्मविश्वास की कमी हो गई और आगे इनका जन्म शरद ऋतु में हो गया तो आलस्य हो गया। और इन्होंने सारे प्रश्न लिखे हैं, आलस्य है, प्रमाद है, बहुत जल्दी किसी पे क्रोध हो जाता है, बहुत कट्टरता है और बहुत सारी चीज़ें जैसे स्वभावगत परेशानी है, माता का स्वास्थ्य परेशान रहता है, घर में कलह का वातावरण रहता है, मानसिक पीड़ा है, संताप है, काम नहीं आगे बढ़ता, मन भ्रमित रहता है, हर एक काम में रुकावट होती है, इस तरीके की बातें। तो ये कहाँ से आती हैं? अब इनको पंचांग में समझिए तो दक्षिणायन में जन्म होने से सूर्य की परिस्थिति कमजोर हो गई, शुभ ग्रहों का प्रभाव कमजोर हो गया और उसके साथ ये सब उसके कारक बन गए। इसके साथ जन्म शरद ऋतु में हो गया तो व्यक्ति बिस्तर में लिपटा रहेगा, वो सिलवटों में ही अपनी जीवन को ढूंढने वाला हो जाता, उतरेगा ही नहीं बिस्तर से, वो पलंग पर से उतरने की चेष्टा ही नहीं करता है। इतना ही नहीं, इनका जन्म शुक्रवार को हुआ है। शुक्रवार को जन्मे होने से व्यक्ति स्वभावगत थोड़ा आलसी होता है, फिर वो रति क्रिया में लीन रहने वाला और प्रेम संबंधों में ही सदैव डुबकी लगाने वाला होता है। अब उसको जीवन की सच्चाई का पाठ भले आप पढ़ाएं ना पढ़ाएं, कई बार वो स्वीकार स्वयं भी नहीं करना चाहता है, कई बार वो उस बात को नहीं समझना चाहता है जो वो बदल सकता है या वो जो उसे ही बदलना होगा। मतलब अपने अंदर की कमजोरी को कई बार व्यक्ति सहर्ष स्वीकार नहीं करता है, सिर्फ उसे अपनी प्रशंसा ही सुननी होती है, अपनी कमजोरी नहीं सुन सकता। और कहा जाता है कि जो व्यक्ति सिर्फ अपनी प्रशंसा सुनता है उसका पतन सुनिश्चित है। इसके अतिरिक्त शुक्रवार को जन्मे होने से इस कुंडली के लिए शुक्रदेव कौन है? मारक। अब शुक्र इस कुंडली में देखिए दशम स्थान में अकेले हैं। अभी कल परसों मैं एक कुंडली देख रहा था, मस्कट की कुंडली थी, ओमान से वो जातक बोल रहे थे, 1980 या 77-78 की वो कुंडली थी। उनकी कुंडली के दशम स्थान में ही शुक्र अकेले बैठे थे। मैंने उनसे बात कही, आप अपने क्षेत्र को लेकर के जिस व्यक्ति की कुंडली में दशम स्थान में अकेले शुक्र बैठे होते हैं उसको ये बात इत्मीनान रख लेना चाहिए कि अब वो अपने करियर को लेकर के थोड़ा बहुत भ्रम में सदैव रहेगा। अब उसका करियर एक जैसा कभी नहीं है, या वो उसको, ग्रंथ में बात है, दशम स्थान में अकेले मंगल और दशम स्थान में अकेले शुक्र व्यक्ति के जीवन में क्षेत्र से संबंधित चिंताएं पैदा करते हैं। क्षेत्र क्या है? आपकी सामाजिकता, आपका कारोबार, आपके करियर का ग्रोथ है दशम स्थान, और वहीं पे शुक्र अकेले बैठे हैं। उस पे किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि में से गुरु की दृष्टि है, और गौर करिए गुरु नीच के ग्रह के साथ बैठ करके अपने आप को प्रकोपित कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। पंचम भाव के अधिपति होकर के छठवें भाव में बैठे हैं। इस कुंडली के लिए धन और पंचम के अधिपति होकर के चतुर्थ भाव के अधिपति नौकरी तो दे रहे हैं, लेकिन चंद्रमा कुंडली में कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी के चंद्रमा जो होते हैं वो पापक होते हैं, और ऐसी अवस्था में व्यक्ति को निरंतरता से काम करने में दिक्कत होती है। वो निरंतर एक समान निर्बाध गति से काम नहीं कर पाता। उसके जीवन में आए दिन 10वें दिन 5 दिन पढ़ेंगे, 6वां दिन कोई ना कोई परेशानी है, 7 दिन पढ़ेंगे, 8वां दिन कोई काम आ जाएगा, घर में काम आ जाए, मम्मी बीमार हो जाए, पिताजी को काम आ जाए, ऑफिस जाने से दिक्कत हो जाए, कोई ना कोई काम आपको अड़चन आनी ही आनी है। और यही बात आपके धन को भी परेशान करती है, फिर आपका धन भी रेगुलर एक जैसा नहीं आएगा। इसी के कारण कई बार हमें सरकारी नौकरी में डबल नहीं ट्रिपल चौगुनी मेहनत करनी पड़ती है। और यहाँ पे शनि नीच के हैं, दशम भाव के अधिपति सूर्य भी नीचाभिलाषी हैं। चंद्रमा और सूर्य का एकादशवें भाव में बैठना, अब जरा ध्यान से समझिए, तो चंद्रमा और सूर्य का लग्न और एकादशवें के साथ जन्म कुंडली के इन दोनों भावों में और भी भाव होते हैं, पर मैं यहाँ पे चर्चा करूं तो एकादशवें भाव में सूर्य और चंद्रमा का बैठना अमावस्या दोष नहीं लगाता है, लेकिन ये दोनों ग्रह आपसे आपकी महत्वाकांक्षा को वृद्धि देने वाले जरूर होंगे, जिसके कारण व्यक्ति कई बार बिस्तर पे बैठे बैठे, बस में बैठे बैठे हेलीकॉप्टर की सफर कर लेता है और वो ख्याली पुलाव पकाने वाला होता है। वृश्चिक लग्न के जो लोग होते हैं वो भविष्य को देख करके अपना निर्णय आज का बदलते हैं, मतलब वो भविष्य में क्या होने वाला है उनकी दूरदृष्टिता बड़ी अद्भुत होती है। इतना ही नहीं, शनि की जो तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पे जा रही है, ये व्यक्ति के ज्योतिषीय रुचि, विधियों में रुचि, कानून में रुचि, विशेषज्ञ बना दे, प्रोफेसर बना दे, लेक्चरर बना दे, न्याय का पालन करने वाला न्यायाधीश बना दे,
इस तरीके का काम, किसी को ज्ञान देने का काम हो जाए। वाणी भाव पे गुरु की दृष्टि है पर ऋण के साथ है, इस वजह से व्यक्ति का संबंध धन कमाने में ऋण के साथ भी बना रहता है। एजुकेशन में कोई ना कोई आवश्यक रूप से बाधा उपस्थित हो जाती है। इनिशियल एजुकेशन का भाव दूसरा होता है, छठवें भाव में बैठे हैं, नीच के शनि के साथ बैठे हैं, तो व्यक्ति के माता जी का अधिपति कौन है? माता भाव का अधिपति शनि, वो कहां बैठ गए? रोग के भाव में, ऊपर से नीच के। नीच भंग हुआ है, लेकिन व्यक्ति को कोई ना कोई, अब यहां पे व्यक्ति साहसी होगा, गंभीर होगा, नौकरी करने वाला होगा, लेकिन माता को रुग्ण बनाएगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी तो जा रही है, ये रोगेश भी तो होते हैं। अब पापग्रह लग्न के अधिपति के साथ जब छठवें आठवें के अधिपति हो जाते हैं, या कोई भी ग्रह अगर लग्नेश के साथ छठवें आठवें का अधिपति है, तो अब वो शुभ ग्रह ही होगा, परिणाम शुभ ही करेगा, लेकिन प्रभाव इस भाव का भी आएगा। मतलब यहां पे अब देखें तो गुरु के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, उल्टे राहु की दृष्टि है। इस कारण से भी कई बार व्यक्ति के जीवन में रोग, प्रतियोगिता, विपरीत स्थितियों का निर्माण, और कई बार लग्नेश लग्न में बैठे हैं, इस वजह से आपकी साहस कम से कम आपके साथ खड़ी है। अगर ये जो इधर उधर तितर बितर होते तो बुद्धि के भ्रम के साथ आपके स्वभाव को भी भ्रम में रख देते। अब इनका चंद्रमा देखिए, कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी का है, तो ये इतनी सारी परेशानी। अब आप यूं समझ लीजिए कि जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा अशुभ हो रहे हैं, लाक्षणिक गुण उनके अच्छे नहीं हैं, वो व्यक्ति के जीवन में तनाव पैदा करेंगे ही करेंगे, और इसी के साथ व्यक्ति को आगे बढ़ना होगा। लेकिन इनको ठीक करने का एकमात्र उपाय होता है ये समझ जाना कि मेरी कुंडली में चंद्रमा खराब है। इसका एकमात्र साधन यही है। उपाय आप अलग से करेंगे, शिव जी की पूजा, शिव जी के सहस्त्र प्रणामों से उनका जो है वो सहस्त्रार्चन कर सकते हैं, शिव पुराण की कथा सुन सकते हैं, शिव जी के मंदिर का धोना कर सकते हैं, मंदिर के प्रांगण को धोने का काम, शिव जी के को तांबे का नाग अर्पित कर सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं, दूध से, जल से, काले तिल से भगवान शिव को स्नान करवा सकते हैं। पर ये आपके मजबूत प्रारब्ध का निर्माण करेगा। पर जो आपने पिछले जन्म का प्रारब्ध किया था और जिसका फल आपकी कुंडली में ग्रहों के रूप में उपस्थित है, जो बैठे हैं ग्रह प्रतिष्ठित हैं, वो आपको समझने से ही आपको फायदा मिलेगा कि मेरी कुंडली में ही ये ग्रह बैठे हैं, मुझे अपने मजबूत प्रारब्ध का निर्माण करना होगा। क्योंकि कमजोर प्रारब्ध का निर्माण ही व्यक्ति के कमजोर कुंडली का परिचायक होती है। वो कमजोर कुंडली है मतलब प्रारब्ध कमजोर था, मजबूत कुंडली मतलब प्रारब्ध मजबूत। क्लियर है? उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है, जिसमें जन्मा जातक सदैव वात जनित समस्याओं से ग्रसित होता है, और एक तरफ का कोई एक, मतलब आप समझ लीजिए कि आधे सर का दर्द होता है, जिसको हम लोग सर दर्द में आधा सर दर्द करना कहते हैं। और इस वजह से व्यक्ति को ये जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है ना, इसमें जन्मे जो जातक होते हैं धनवान तो होते हैं, सुखी होते हैं, अपने बल पे सब कुछ इकट्ठा करने वाले होते हैं, नैसर्गिक रूप से सबको मित्र बनाने वाले होते हैं, इनका शत्रु कोई नहीं होता और ये बनाना भी नहीं चाहते। पर परेशानी ये है कि इनको सदैव ही घी का दीपक जला करके घर से बाहर निकलना चाहिए, और ओम अर्यमणे नमः, अर्यमा इसके देवता हैं, इसके अधिपति, ओम अर्यमणे नमः, इस मंत्र का जप सदैव मन में करते ही रहना चाहिए। अगर बन पड़े तो भगवान भोलेनाथ की जितनी उपासना करेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी कुंडली को बल मिलेगा। आगे बढ़ के बताता हूं, इनका जो जन्म हुआ है वो ब्रह्म योग में हुआ है। इसमें जन्मा जातक ब्रह्म की भांति होता है, ब्रह्म नहीं होता, ब्रह्म की भांति। जैसे विरंची योग होता है कुंडली में एक ब्रह्मा जी को विरंची कहा जाता है, और वो योग ग्रहों के मिलने से बनता है, भावों के मिलने से बनता है। और यहां जो योग है ये ब्रह्म योग बना है, ये यहां पे इस योग का प्रभाव रहेगा। ब्रह्म योग में जन्मे जातक व्यक्ति के जीवन में ऐसे लोग बड़ी ही दिव्य ज्ञानी होते हैं और अधिपति होते हैं, जहां कहीं भी काम करेंगे वो श्रेष्ठ जगह पे ही काम करेंगे। शकुनी करण, अब शकुनी करण में होने के कारण नाम के प्रभाव से योग और कर्ण नाम से प्रभावित होते हैं, तो शकुनी की तरह जो शकुनी मामा थे उनकी ही भांति व्यक्ति पीठ पीछे बुराई करने वाला और तिकड़मी और कई बार चालबाज या चालू या नटखट होता है या कृतघ्न होता है। ऐसा वैश्य वर्ण और मनुष्य गण के जन्म होने के कारण व्यक्ति सबको साथ लेकर के चलना चाहता है, और इनकी महत्वाकांक्षा बड़ी ऊंची तो होती है, पर ऐसा नहीं होता कि महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। और ये बहुत अच्छी बात है। वैश्य वर्ण में जन्मे लोग सबको साथ लेकर के चलने वाले होते हैं, गंभीर होते हैं, किसी का नुकसान इनसे बर्दाश्त नहीं होता, किसी का रोना, किसी को कष्ट में देखना
इन लोगों को तुरंत ही प्रभावित भी करता है और इनके लिए ये कदम उठाते भी हैं। यहां तक मैंने इतनी बताई। तो इस कुंडली में जो आप सामने आप देख रहे हैं, वृश्चिक लग्न की कुंडली है, लग्न में मंगल बैठे हैं, शुक्र दशम स्थान में। मैंने शुरू में बताया कि दशम स्थान में शुक्र और मंगल अकेले जब होते हैं तो करियर से संबंधित कंफ्यूजन देते हैं। 12वें भाव में बुध तुला के बैठे हैं, तो अब व्यक्ति तुला के बुध जो होंगे और 12वें में, तो अब सामान्यतया 12वें भाव में बुध बैठे तो अब आपकी वाणी का क्षय होगा, बुद्धि का क्षय होगा, इंटेलिजेंस का क्षय होगा, ग्रास्प कैपेसिटी का क्षय होगा। आप आसानी से किसी बात पे विश्वास नहीं करेंगे और या तो जल्दी ही किसी की बातों में आ जाएंगे, हैंगओवर जो है वो एक चढ़ जाता है। तो यहाँ पे बुध का प्रभाव नेगेटिव है। लग्न के अधिपति मंगल लग्न में बैठे तो आयु और यश और साथ ही साथ स्वास्थ्य ये ठीक है, पर चंद्रमा के कमजोर होने के कारण ये स्वास्थ्य में डिटेरियोरेशन देते हैं, नुकसान देते हैं, और कई बार व्यक्ति के व्यवहार जगत में उसको बहुत ज्यादा कई बार अव्यवहारिक भी बना देते हैं। मतलब ये जो सारा एक जो मैकेनिज्म है वो चंद्रमा से शुरू होता है और वहीं आकर के खत्म हो जाता है। मैंने एक विशेष कार्यक्रम में, आप लोग तो मेरे कार्यक्रम देखते नहीं हैं, पर मैंने उसमें एक बात कही थी कि वार के अधिपति चंद्रदेव, सूर्यदेव और लग्न के अधिपति, अगर ये कुंडली में 4 लोग मजबूत हैं तो आपकी कुंडली चाहे कितने ही डिप्रेसिव होगी, चाहे कुंडली में ग्रह चाहे इतने तितर बितर बैठे हों, कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं सकते। अगर ये 4 ग्रह सिर्फ आपकी कुंडली में ठीक हैं तो लग्न अच्छे हैं, लग्नेश अच्छे हैं, पर समस्या चंद्रमा की है। इस वजह से अब कुंडली के सारे ग्रह चंद्रमा का मुंह ताकेंगे और चंद्रमा कहेंगे मैं तो भैया नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पास बल नहीं है। अब होता क्या है कि जब यही बात होती है कि यहां पे मंगल देव के मजबूत होने के बाद भी चंद्रदेव के पास बल नहीं होने के कारण कुंडली कमजोर हो जाती है। लेकिन अगर विचार करें तो वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए चंद्रमा भाग्य के अधिपति होते हैं, सूर्य दशम के अधिपति, देवगुरु बृहस्पति पंचम के अधिपति। तो यहां देवगुरु बृहस्पति की युति चंद्रमा से अगर हो जाए तो बहुत उत्तम रहे। देवगुरु बृहस्पति की युति अगर जन्म कुंडली में मंगल के साथ हो जाए तो बढ़िया है। यही चंद्रदेव की युति अगर मंगल देव के साथ हो जाए तो बढ़िया है। पर जरा ध्यान से समझिए, तो किसी की किसी से युति नहीं है, तो युति किसकी है? सूर्य और चंद्रमा की। अब ये कौन है? केंद्र और त्रिकोण के ग्रह। इसका अर्थ है कि केंद्र और त्रिकोण के अधिपति जब एक साथ केंद्र में बैठ जाते हैं तो उत्तम राजयोग बना देते हैं। लेकिन ये केंद्र में नहीं है, ये केंद्र से इतर हैं, एकादशवें भाव में। और गौर करिए, मैंने एक सूत्र बताया था, तीसरे, छठवें और एकादशवें भाव को त्रिषडाय कहा जाता है। और इन भावों में किसी भी भाव के अधिपति का बैठना उस भाव की कमजोरी भी दिखाता है। यह अलग बात है कि एकादशवें भाव में सूर्य का बैठना अति विशिष्ट कारक प्रभावों से युक्त करता है सूर्य को, और व्यक्ति की समस्त इच्छा और आकांक्षाओं की पूर्ति कराता है। पर भाग्य भाव के अधिपति का दूसरे भाव में भी जाना शास्त्रोक्त उतना अच्छा नहीं होता। भाग्य भाव के अधिपति का तीसरे भाव में जाना भी ग्रंथ के आधार पे समीचीन नहीं होता, श्रेष्ठ नहीं होता। उसी तरीके से भाग्य भाव के अधिपति का एकादशवें भाव में जाना या छठवें भाव में जाना भी भाग्य की चिंताएं देता है। तो अब एक बात और भी कार्यक्रम में मैंने बात कही थी, आप लोग अगर मेरे कार्यक्रम देखो ना, मजा आ जाए। मैंने उसमें बात कही थी कि जिस व्यक्ति की कुंडली में सारे के सारे भाव खराब हो, सारे के सारे, कोई भी भाव अच्छे नहीं है, सिर्फ एक भाव अगर बढ़िया बन जाए, नवम भाव या नवम भाव के अधिपति अगर अच्छे बैठे हों, तो फिर आप यूं समझ लीजिए कि उस व्यक्ति के जीवन के सारे भावों का फल मिलने लगेगा। कारण है क्योंकि फिर ये भाव त्रिकोण का अधिपति होता है, सबसे मजबूत त्रिकोण है नवम भाव। और भाग्य का अगर सुख है जिस व्यक्ति के पास, उसके पास क्या नहीं हो सकता। जो भाग्यशाली है उसको पूर्वजों का आशीर्वाद है, पितरों का आशीर्वाद है, ग्रंथ का बल है, धर्म का बल है, आध्यात्मिकता है, धर्म के साथ समाज को समझने की शक्ति है, वो समाज को देने वाला होता है। और इतना ही नहीं, उसके पास अनुयायी होते हैं, उसके फॉलोअर होते हैं, उसके पास संतान का सुख मिलेगा, उसकी संतति अच्छी होगी। वो खुद भाग्यशाली होने के साथ साथ संपूर्ण भाग्य के संपूर्ण साधन जो हैं वो सबका एकत्रित करने वाला भी होता है। इसका अर्थ है कि इस कुंडली में भाग्य बल कमजोर है और सूर्य और चंद्रमा बैठे तो हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कष्ट में ही जा रहे हैं। क्योंकि क्या बात कही? तीसरे, छठवें और एकादशवें भाव में किसी भी भाव के अधिपति का बैठना ठीक नहीं होता। तो गौर करिए, यहां पे क्या बनी बात? तो किसी भी भाव के अधिपति का छठवें में बैठना, किसी भी भाव के अधिपति का छठवें में बैठना, किसी भी भाव के अधिपति का एकादशवें में बैठना, किसी भी भाव के अधिपति का एकादशवें में बैठना। मतलब यहां गुरु शनि और यहां चंद्र सूर्य, ये 4 भाव तो ऐसे ही व्यक्ति की कुंडली में नीचे चले गए। और दूसरी बात रही तो यहां पे इस कुंडली के लिए बुध 12वें भाव में बैठ गए हैं, जो इस कुंडली के अष्टमेश होते हैं।
अब अष्टम भाव के अधिपति 12वें में चल गए तो ये विपरीत राजयोग बनेगा, पर पहले वो विपरीत परिस्थितियों का निर्माण करेगा फिर राजयोग देगा। अगर ऐसा होता तो शास्त्रकार क्या कहते, राजयोग विपरीत, पर उन्होंने क्या कहा, विपरीत राजयोग। मतलब क्या है कि ये बुध पहले व्यक्ति के जीवन में विपरीत स्थितियों का निर्माण करेंगे और फिर जाकर के व्यापार के माध्यम से या किसी भी तरीके से अपने बल के माध्यम से व्यक्ति को राजयोग का परिणाम देंगे। मतलब ये बुध तो व्यक्ति के वाणी का क्षय होगा, व्यक्ति के बुद्धि का क्षय होगा, व्यक्ति के इंटेलिजेंस का क्षय होगा, ज्ञान का क्षय होगा, चमत्कारिक गुणों का क्षय होगा, क्योंकि बुध 12 में है। और ये क्यों क्षय होगा, क्योंकि ये बुध और चंद्रमा एक दूसरे से द्विद्वादश में है। चंद्रमा से बुध का दूसरे भाव में जाना व्यक्ति को चंचल मानसिकता का बनाता है। चंद्रमा से गुरु का 6वें 8वें बैठना ये सकट योग बनेगा, जिसके कारण व्यक्ति भाग्य से कमजोर होता है, भाग्य की कमजोरी होती है और कई बार व्यक्ति दूसरों के ऊपर डिपेंडेबल होता है। लतिका की भांति उसका जीवन किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है। ऐसी अवस्था में तटस्थ होइए, श्रेष्ठ बनिए, गंभीर बनिए, शास्त्र का अध्ययन करिए, ग्रंथों का अध्ययन आवश्यक होगा, गुरुजनों का आशीर्वाद लेना होगा, गुरु दीक्षा लेनी होगी, गुरु मंत्र का जप करना होगा, शिव जी की पूजा करनी होगी, शिव मंत्र का जप करना ही होगा। ये इतनी सारी चीजें जब तक आपके जीवन में नहीं होंगी, गीता जी का पाठ, रामचरितमानस का अध्याय, ये सब अगर नहीं करेंगे तो इस कुंडली को फिर कार्मिक कुंडली कही जाएगी। और कार्मिक कुंडली में गधे की तरह मेहनत करो, शाहरुख खान की तरह। फिर वो क्या, फिर वो ही बोलेगा कि मैं तो 2 दिन में सोता भी नहीं, 3 घंटे सोता हूं। फिर आपको सोने का मतलब जो है वो वस्तुतः निद्रा भी भंग होती नजर आएगी। फिर गधे की तरह काम करते रहो। आज करके कलयुगी प्राणी, क्या बात कही थी, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन चारों युगों में सतयुग में सत्य का बल था, त्रेता में थोड़ा सत का बल कम हुआ, द्वापर में और कम हो गया, और कलयुग में तो बिल्कुल ही सत का बल नहीं है। तो बिल्कुल सत का बल नहीं रहेगा तो क्या होगा, आपको फिर सिर्फ और सिर्फ कली काल के प्राणी गधे की भांति मेहनत करने वाले, अपने पराक्रम पे ही विश्वास करने वाले होंगे। उनको भाग्य पे बिल्कुल विश्वास नहीं होगा और निश्चित रूप से उनको काम करना ही होगा, फिर आप बैठ करके नहीं खा सकते। शायद यही कारण है कि यहां पे 2 रुपए कमाने के लिए 20 रुपए के बराबर का बल लगाना पड़ता है। यहां पे लोगों की भरमार है, पर वस्तुतः लोग नहीं है, कोई है ही नहीं। तो यहां पे इसी बात को समझ, कुंडली के अर्थ को समझ लेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि कहां से चीजें आपको परेशान और कहां से मजबूती दे रही हैं। उसी तरीके से नवांश कुंडली में बुध लग्न में बैठे, यहां सूर्य कर्क में बैठे हैं, जो व्यक्ति के घर में कलह देते हैं। आरंभ में शुरू में लगेगा कि कोई दिक्कत नहीं है, पर जैसे जैसे व्यक्ति जीवन में आगे कदम बढ़ाता रहता है, उसका दाम्पत्य भी कष्ट में व्यतीत होने लगता है और कई बार उसका व्यय भी गड़बड़ होता है, उसकी दिनचर्या भी प्रकोपित और प्रभावित होती है। धन भाव के अधिपति ऋण में, ये ठीक नहीं। पराक्रम के अधिपति जन्म कुंडली में नीच के बैठे हैं, चतुर्थेश नीच में तो नौकरी देते हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति को ऋण वगैरह में, हालांकि यहाँ पे कोर्ट केस का मामला बहुत अच्छा रहेगा, व्यक्ति लॉयर बन सकता है। इसके साथ व्यक्ति की कुंडली में मंगल से संबंधित क्षेत्रों में व्यक्ति रुचि पैदा करके, जैसे टेक्नोलॉजी का ज्ञान और भारी मशीन को समझने का, मैकेनिक्स समझना। इसके बाद अगर आप देखें तो शनि और मंगल दोनों का संबंध अष्टम भाव से है, तो व्यक्ति हॉस्पिटल और फार्मेसी से संबंधित कोई भी काम कर सकता है या उससे जोड़ करके अपना करियर बना सकता है। इतनी सारी चीजें, लेकिन धन कमाने में इस कुंडली में मेहनत है, आसानी से नहीं है, क्योंकि लाभ भाव में ही सूर्य चंद्र बैठे हैं, 6वें भाव में गुरु शनि बैठे हैं, बुध 12वें भाव में, और शुक्र की स्थिति यहां पे ठीक नहीं है। अगर आप देखें तो आपकी कुंडली में ग्रहों का जो प्लेसमेंट है वो ठीक नहीं बैठा है। ये सीधी बात है, मैं बकवास नहीं करूंगा, पर आपसे आपकी कुंडली का परिचय कर दूंगा। ज्योतिष का अर्थ ही होता है आपको मार्गदर्शन करा देना, थ्रेस करना नहीं, नीचे गिराना नहीं। पर कुंडली को जब तक नहीं समझेंगे तब तक अपने भीतर की स्थिति को समझने में दिक्कत होगी। ये पूरा जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये पूरा एक जांच की प्रक्रिया है कि कुंडली में ग्रहों का बल कितना है। मैंने कहा था ना, देवगुरु बृहस्पति वामनावतार होते हैं, भगवान के वामनावतार का प्रतिनिधित्व तो हमारी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति करते हैं। सूर्यदेव भगवान राम की भूमिका में होते हैं, वो जितने मजबूत हैं उतना ही हम मर्यादा से परिपूरित हैं। चंद्रदेव हमारे भगवान कृष्ण के परिचायक होते हैं कुंडली में, वो भगवान कृष्ण की भांति हमारे कृष्ण की भूमिका हमारे जीवन में देते हैं, वो आपकी कुंडली में बिल्कुल ही नहीं है। तो व्यक्ति में विलक्षणता कमजोर है, कई बार उसका भाग्य कमजोर हो रहा है, तो ये सब चीजें बनती हैं। दशमांशा कुंडली में लग्न पे राहु केतु का प्रभाव, बहुत ही सावधान होना होगा, बहुत ज्यादा, और बहुत बिल्कुल भी आप केयरलेस नहीं हो सकते, नहीं तो यहां पे सूर्य और शनि आपके करियर को डुबाने का काम भी करेंगे। यहां ठीक नहीं बैठे हैं, चतुर्थ भाव के अधिपति हैं शुक्र, जाकर के नवम भाव में बैठे हैं। भाग्य आपके साथ है, लेकिन अगर उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो वो डिमोलिश हो जाएगा, नुकसान में चला जाएगा। तो इतनी सारी चीजें करनी है।
इस कुंडली में पंचम भाव के अधिपति का अष्टम में बैठाना, ये बात बताई। छठवें भाव के अधिपति के साथ लग्न में मंगल बैठे हैं, आयु अच्छी है, हॉस्पिटल के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। इस कुंडली के आधार पे मल्टी लेवल मार्केटिंग की जा सकती है, मार्केटिंग का काम बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ लोगों को जोड़ने का काम बहुत अच्छा रहेगा, एजेंट बन जाए, सेना से संबंधित, सैन्य सेवा से संबंधित अगर कोई काम करनी हो, गोला बारूद हथियार पटाखा वगैरह इस तरीके का काम करना हो, खरीद बिक्री जमीन की करनी हो, उसमें बिल्डिंग मटेरियल का काम करना हो, उसमें फर्नीचर का काम करना हो, उसमें लोहे से संबंधित काम करना हो, इस तरीके का काम अगर करना हो तो व्यक्ति आगे बिल्कुल कर सकता है। दाम्पत्य का सुख है क्योंकि शुक्र ठीक बैठे हैं, कम से कम चतुर्थ भाव के सप्तम भाव से 4 घर आगे बैठे हैं, गुरु से दृष्ट है। दाम्पत्य इस कुंडली का ठीक है, दाम्पत्य में कोई कमजोरी नहीं है, पर पत्नी के साथ मतभेद रहेंगे क्योंकि यहां देखिए शनि उच्च के तो है पर सूर्य और शनि सबका प्रभाव है, मंगल यहां बैठे हैं, आपको उतना प्रेम नहीं मिलेगा। मैंने वो बात बताई थी ना कि नवांश कुंडली के तीसरे भाव में अगर पाप ग्रह बैठा हो तो व्यक्ति उतना प्रेम न तो दे पाता है और न तो उसको उतना प्राप्त हो पाता है। ऐसी अवस्था में हमें निश्चित रूप से बहुत ही सादगी से अपना जीवन बिताना होगा और दाम्पत्य पे समय देना होगा। सप्तम के बाद अष्टम भाव की स्थिति मैंने बुध के बारे में चर्चा करी, नवम भाव की स्थिति बताई ही, दशम भाव के बारे में बताया है कैसे क्षय कर रहे हैं, तो ये बातें बनती है। नक्षत्र के आधार पे इस कुंडली में हस्त, उत्तरा भाद्रपद, अश्विनी, भरणी, श्रवण ये नक्षत्र, इसके साथ साथ आपकी कुंडली में नक्षत्र में उत्तरा फाल्गुनी अच्छा रहेगा और रेवती भी नक्षत्र में के मामले में अच्छा रहेगा। अभी राहु में शनि है, भयंकर कष्ट है, 2026 के अगस्त तक बहुत ही सावधानी से बीते, उसके बाद फिर विपरीत स्थितियों का निर्माण आपके स्वभाव, आपके चिंतन, आपके व्यवहार को लेकर के होगा, बहुत सावधान रहिए। 2030 तक, अभी 30 के बाद तक भी कह सकता हूं, शुक्र की दशा जब तक बीत नहीं जाती है तब तक आपको विपरीत के प्रति आकृष्ट होने का भाव, गलत मित्रता में जाना, पैसे का अपव्यय करना, माता पिता से मतभेद करना, माता पिता के स्वास्थ्य की चिंताएं करना या उनको चिंतित होते देखना या चिंता में रहना, उनके स्वास्थ्य में चिंताएं पैदा करना, ये तमाम प्रकार के। और कारोबार में अभी 2033 तक ये कुंडली रगड़ेगी, उसके बाद जाकर के आपकी कुंडली एक्टिव होगी धीरे धीरे। गुरु की दशा में धन आने के योग बनेंगे। आप जितना मैंने करियर में जो क्षेत्र कहा है उससे संबंधित आप कोई भी काम कर सकते हैं। भाग्य का क्षय हो रहा है, इस वजह से धर्म को अपनाना ही होगा, आप इसको छोड़ नहीं सकते। नक्षत्र के बाद शुभ अंक इस कुंडली के लिए 9 रहेगा। धन कमाने के लिए दिशा उत्तर की बहुत अच्छी है। राशियां मीन और कर्क के साथ कन्या बहुत अच्छी है। शत्रुता नहीं कर सकते आप वृषभ, सिंह और धनु वालों से। इसके अतिरिक्त विवाह करना हो तो सिंह राशि सिंह लग्न, कन्या राशि कन्या लग्न, मीन राशि मीन लग्न की जातिकाओं से विवाह करें। यह कुंडली मंगलिक है लेकिन खराब मंगलिक नहीं है, लेकिन राहु और मंगल का प्रभाव कुंडली के लग्न पे है। इस वजह से व्यक्ति में विलक्षणता और कई बार कंफ्यूजन, उग्रता, व्यग्रता, चिंताएं और हठ ये सब देने का काम करते हैं। जितना साधन बताया है अगर आप करेंगे निश्चित रूप से 10 दिन के अंदर आपको फायदा दिखने लगेगा। शहद का सेवन बढ़ाइए, हल्दी का सेवन बढ़ाइए, नमक का सेवन कम करिए, गंगा जल का पान करिए, सुबह सुबह कम से कम तिल का दान करना चाहिए। ये सब जीवन में लगातार होता रहे। पीपल के वृक्ष की आराधना, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा और कम से कम पीपल के वृक्ष को जड़ के पास जाकर के एक दीपक का दान अवश्य करना चाहिए अमावस्या को। क्लियर है? इतनी सारी चीजें। आक का जो पुष्प होता है ना, आक का पुष्प आप जानते होंगे, आक के पुष्प के का जो जड़ होता है, आक का पौधा, उसका जड़ लाल कपड़े में करके अपने दाहिने भुजा पे रविवार को बांधना चाहिए। क्लियर है? इतनी सारी चीजें। दशाओं के क्रम में इस कुंडली में जो दशा आएगी उसमें मैं आपको एक बात बता दूं तो चंद्रमा की दशा इस कुंडली में ठीक जाएगी, शनि की दशा भी सामान्यतः ठीक जाएगी, पर परेशान करेंगे राहु, केतु, शुक्र और बुध की दशाएं परेशान करने वाली हो सकती हैं। गुरु और मंगल की दशा भी कुछ हद तक आपके जीवन में लाभ देगी। अभी राहु की दशा है। गणेश चतुर्थी का व्रत और गणेश जी की पूजा महीने में एक बार विधिवत किया करिए। गणेश जी के मंत्रों का जप, ओम गणपतये नमः, या कई बार और भी मंत्र होता है, अगर नहीं मिलेगा तो मुझे बताइएगा, मैं बता दूंगा। माता और पिता पे व्यय होगा। माता और पिता के बीच में भी कई बार मतभेद के योग बन रहे हैं, उनको भी अपनी दिनचर्या सुधारनी चाहिए, उन लोगों को भी अपनी पद्धति बदलनी होगी। इस कुंडली में वाहन और भूमि का सुख तो है, पर कई बार व्यक्ति वाहन लेकर के पश्चाताप भी करता है। इस वजह से मुहूर्त का विशेष ध्यान रखना होगा। भाग्य को बल देने के लिए शिव जी की पूजा आवश्यक रूप से करनी होगी। इतनी सारी चीजें। होरा कुंडली के ऊपर मैंने चर्चा की, अब आपकी कुंडली पे मैं चर्चा करता हूं। अष्टक वर्ग में व्यवहार ठीक है और पक्ष भी ठीक है। धन बचाने के ऊपर थोड़ी कोशिश करिए। पराक्रम और बढ़ाना है, आप मेहनत बिल्कुल नहीं कर रहे हैं।
घर के पास रहने की स्थिति है, दूर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। एजुकेशन में बाधाएं आ रही हैं, उसको ठीक करने के लिए जितना उपाय बताया है उसको शुरू करिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, भगवान सूर्य को दंडवत प्रणाम करिए। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में नौकरी ठीक रहेगी, व्यापार में जो बताया है वही करिएगा, उसके अतिरिक्त कोई व्यापार मत करिएगा। समझने की शक्ति अद्भुत है, पर समस्याओं में घिरे हुए हैं अभी राहु की दशा के कारण। और भी अभी आप कुछ भी कहेंगे तो मैं एक ही बात कहूंगा कि राहु की दशा है। इसके अतिरिक्त इस कुंडली में जो बातें मैंने बताई हैं, भाग्य के बल को वृद्धि देने के लिए शिव जी की पूजा, जैसे कहा, कुंडली में करियर आगे बढ़ेगा थोड़े देर से, और लाभ तो प्राप्त होना है। विदेश जाने के बारे में सोचिएगा भी मत। क्लियर है? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।